आप सभी को रेमो का नमस्कार। आज के इस लेसन में हम देखेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें कह रहा है कि जो साइड ए बी है आपका और जो ए सी है दे आर इक्वल। तो साइड ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो कह रहे हैं ये बी आपका सी के बराबर है। एक इन्फॉर्मेशन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। कह रहा है कि ये जो एंगल ए है आपका, ये आपका 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। कह रहा है देन द पॉसिबल लेंथ ऑफ बी सी इज। तो बी सी की जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या क्या हो सकती है। अब आप खुद विजुलाइज करो कि अगर बी और सी आपस में बराबर हैं तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो जो भी एंगल आप यहाँ पर रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक लेंथ मिलेगी बी सी की। जैसे एंगल लेट से 60 डिग्री है तो कुछ लेंथ मिलेगी, लेकिन अगर इसी एंगल को आपने चेंज किया और इस तरीके से चेंज किया कि कुछ समय बाद ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इसकी लेंथ कुछ और ही होगी ये बीसी साइड की। और आप खुद अगर विजुलाइज करेंगे तो ये जो दोनों लेंथ हैं 60 डिग्री से 90 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो जो बीसी की लेंथ है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, जब 60 डिग्री होगा तो जो भी लेंथ होगी, जब आप 61 डिग्री करोगे तो बीसी की लेंथ थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली जब 90 डिग्री हो जाएगा एंगल तो क्या होगा कि बीसी की लेंथ मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो कुल मिला के मैं ये अगर आपसे कहूँ कि जो भी लेंथ मैं निकालने जा रहा हूँ बीसी की लेंथ, ये बीसी की लेंथ दो रेंज के बीच में होगी। कब? जब हम बीसी को कैलकुलेट करें 60 डिग्री पे तो वो लीस्ट है और हमें 60 चाहिए नहीं, उससे ज़्यादा वाला चाहिए क्योंकि हमारा एंगल 60 से बड़ा है। तो 60 डिग्री पे हम निकाल लेते हैं बीसी की लेंथ क्या है, उससे बड़ा ही होगा बीसी। और हम बीसी को ये भी निकाल लेते हैं कि 90 डिग्री पे कितना है। जो 90 डिग्री पे होगा वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम ही होगा क्योंकि 90 डिग्री कभी एंगल होगा नहीं, 60 से 90 के बीच में रहेगा। तो ये हमारा टारगेट है जो हमें कैलकुलेट करना। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली। पहले सोचते हैं कि यहाँ एंगल 60 डिग्री है तो क्या होगा। आपको ये मालूम होगा ना कि जब भी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे इसमें बोला गया कि ये दो साइड्स बराबर हैं, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल 60 डिग्री हो जाए तो वो ट्राइंगल आपका अपने आप इक्विलेटरल हो जाता है। ये आपको पता ही है। इक्विलेटरल हो गया तो मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें क्या हैं, सी 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 हो गई, या फिर मैं इनको कह दूँ कि सारी चीज़ें बी 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 हो गई क्योंकि बी और सी आपस में बराबर हैं। तो जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बी सी की निकल के आएगी दैट विल बी बी। अब देखो वो कहाँ कहाँ लिखी है, यहाँ भी लिखी है, यहाँ भी लिखी है, और सी और बी बराबर है। तो अभी हम ए सी डी तीनों में इस चीज़ को पा रहे हैं, बट नॉट इन बी। बी में कह रहा है मोर देन सी बाई 3, बट हमने साफ साफ देख लिया इट्स मोर देन बी या मोर देन सी। 60 डिग्री पे वैल्यू या तो बी कहेंगे या सी कहेंगे। अब 90 डिग्री वाला केस हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। अब देखो 90 डिग्री में क्या होगा, आपका जो ट्राइंगल बनेगा ये तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये बराबर है, तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और अगर मैं इस वैल्यू को बी लिखूं या सी लिखूं और बी और सी आपका बराबर है तो इधर ये या तो b√2 कहलाएगा या आपका c√2 कहलाएगा। बात एक ही है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो या तो b√2 कहलाएगी या c√2 कहलाएगी। अब देखो डी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि a की जो वैल्यू होगी यानी bc की जो वैल्यू होगी वो c से तो बड़ी है और c√2 से छोटी है। तो यहाँ ये b है, c कह लो, और यहाँ b/√2 कह लो या c/√2 कह लो, एक ही बात है। तो डी ऑप्शन यहाँ परफेक्ट है। थोड़ा सा एनालिसिस है, विजुअलाइजेशन है, जिससे आप समझ पाओ कि मिन और मैक्स यहाँ पर क्या है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है, क्यू एस आपको ये पूरा का पूरा आपको 2 दिया हुआ है, और कह रहा है आर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम क्यू टी एस। तो आर पॉइंट जो है क्यू से, एस से और टी से इक्वी डिस्टेंट है, यानी तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर मैं प्रिसाइजली लिखूं तो ये भी 1 1 1 ही हो गया। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिखेगी। मैं फोकस कर रहा हूँ इस ट्राइंगल पे, जो ट्राइंगल है आपका क्यू टी और एस। और इस ट्राइंगल को अगर आप बाहर निकाल कर देखोगे तो आपको कुछ ध्यान आना चाहिए कि जब भी ऐसा होता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। और इसका प्रूफ भी आपको बताया जा चुका है कि आप सिंपली सर्कल का इस्तेमाल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल अब मेरा क्या हो गया, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो इवन ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। ये कोई कन्फ्यूज़न इसमें होना ही नहीं चाहिए किसी को भी।
अब आप खुद देखो कि क्या मेरी ये पूरी वैल्यू मुझे नोन है, जिसको मैं कर रहा हूँ पी एस, क्या मेरा पूरा पी एस नोन है? आप कहोगे यस। अगर ये पूरा 2 है और ये पूरा 1 है तो ये √5 हो गया, राइट। अब मैं √5 मैंने बहुत जल्दी बोला है, आप कहोगे ये एंगल कैसे पता कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको अभी पहले ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और वो कैसे करना है ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल आपको आनी ही नहीं चाहिए। ध्यान से देखना कैसे ये आपको जो है पूरा ये एंगल 90 डिग्री देगा। आप मुझे बताओ कि ये एंगल अगर आपका थीटा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है? बिल्कुल, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल भी आपका क्या है 90 माइनस थीटा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये आप खुद देख लो कि ये एंगल क्या हो गया थीटा, क्या ये 90 माइनस थीटा आपका बना, 90 माइनस थीटा और थीटा मिला के 90, यस। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला और ये √5 मिल गया। अब आप मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जो आपको जिसका आंसर देना है कि जो साइड मुझे निकालनी है वो क्या है? अपोजिट टू थीटा है, अपोजिट टू थीटा है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ QTS ट्राइंगल की, तो QTS ट्राइंगल में जो अपोजिट टू थीटा साइड यही है, राइट। अब इसमें बहुत सारे सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे जो हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की नीड है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब आपसे मेरा देखिए एक छोटा सा सवाल जो है यहाँ पर कि मुझे अपोजिट टू थीटा वाला साइड निकालना है, राइट। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करें, केवल इस ट्राइंगल पे फोकस करें, ठीक है, ठीक, इस ट्राइंगल पे अगर आपको फोकस करना है तो आप कहोगे पूरी वैल्यू तो मुझे √5 दी हुई है, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और आप कहोगे यहाँ पर साइड को अगर मैं देखूँ तो अपोजिट टू 90 माइनस थीटा, अपोजिट टू 90 मेरा साइड कितना है? 1 है। अपोजिट टू 90 मेरा साइड 1 है। और दूसरा ट्राइंगल अगर आप देखो तो वहाँ पर अपोजिट टू 90 क्या है साइड? वहाँ अपोजिट टू 90 साइड 2 है। यानी आपको स्केल फैक्टर मिल जाएगा। QTS ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, QTS ट्राइंगल का, और QTP ट्राइंगल को अगर आप देखो तो दोनों में आपको मालूम चलेगा कि जो हाइपोटेनस है वो 1:2 में है। अगर हाइपोटेनस 1:2 में है तो बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसी रेशियो में होंगी, 1:2 में। तो अब इमीडिएटली आप देखो क्या बोलने वाले हो, वो आपको ध्यान देना है। जो आपको समझना है कि आपको QT की लेंथ निकालनी है, तो QT की लेंथ अगर आप ध्यान से देखो तो QT साइड ना दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है QT साइड। इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसकी वैल्यू लिखने के लिए आप क्या देखोगे और कैसे इस वैल्यू को डायरेक्टली लिखोगे, ध्यान से आपको समझना है। ये जो साइड है मेरा, ये अपोजिट टू थीटा आ रहा है, अपोजिट टू थीटा आ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। और यहाँ पर यही साइड अपोजिट टू 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर अपोजिट टू थीटा जो मेरा PT वैल्यू है ये क्या है, ये बता दो जरा, PT वैल्यू कैसे होगी। तो आप कहोगे ये निकालना तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैसे? आप कहोगे देखो जो एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसमें अगर मैं देखूँ उसमें भी एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, तो दोनों परपेंडिकुलर्स का रेशियो 1:2 है, दोनों परपेंडिकुलर्स का रेशियो 1:2 है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करूँगा तो दोनों जो परपेंडिकुलर रेशियोज़ हैं उनका रेशियो तो 1:2 ही होगा। आप कहोगे 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा? थीटा के अपोजिट 1 होगा और 90 माइनस थीटा के अपोजिट 2 होगा। थीटा के अपोजिट अगर x है तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या होगा, 2x होगा। तो ये वैल्यू मैं क्विकली लिख सकता हूँ कि यहाँ मेरा 2x है और यहाँ मेरा x आने वाला है, और ये वैल्यू मेरी 1 होगी। जैसे ही आपने ये रेशियो लिख दिया, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 2x की वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ 2x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से पाइथागोरस लगा दो तो आप कहोगे सिंपली सिंपली आप कहोगे कि 2x का होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया 5x स्क्वायर मेरा 1 के बराबर, x यहाँ से 1/√5 आ जाएगा और 2x आपका 2/√5 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, नथिंग डिफिकल्ट। यही आपको QT निकालना था, QT आपको मिल गया 2/√5। तो सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हो, पाइथागोरस से कर सकते हो, जो समझ में आए। इवन इसमें अगर आप सर्कल ड्रॉ कर लो तो आप PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT इंटू PS का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ से PT की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी और उसका डबल कर दोगे तो आपका QT आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जस्ट एनालाइज करो कि क्या क्या पॉसिबल है इस क्वेश्चन में करने को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेमी पेरीमीटर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल का वो 126 सेंटीमीटर है और जो शॉर्टेस्ट मीडियन है वो 53 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि 2 परपेंडिकुलर साइड्स जिनके लेंथ का डिफरेंस अगर 34 दिया हो
तो हमें बताना है कि ट्राइंगल का एरिया क्या है। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है और कह रहा है कि इसका जो सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर 126 है। सेमी पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है a + b + c अपॉन 2, ये आपको 126 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शॉर्टेस्ट मीडियन की बात कर रहा है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सा होता है, ये हमें समझना है कि शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सा होगा। तो देखो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी जो समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे समझ लेना कि ये वैल्यू आपको बोल रहा हूँ a है b है मान लिया, ये वैल्यू तो आपको पता है कि √(a² + b² होती है। अगर मैं हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर मीडियन ड्रॉ करूँ, हाइपोटेनस पे अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये वैल्यू √(a² + b²/2 हो गई, हाफ हो गई, मीडियन है तो, और यही आपका ये भी मीडियन लेंथ हो जाएगा a² + b²/2। इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो इस मीडियन को अगर मैं डिफाइन करूँ कि मीडियन ऑन हाइपोटेनस, मैं कह रहा हूँ मीडियन ऑन हाइपोटेनस, तो ये तो आपने क्विकली लिख दिया कि ये है √(a² + b²/2, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ से मीडियन मैंने इस पर ड्रॉ किया, इस मीडियन को लेट से मैं डिफाइन करता हूँ m1, ठीक है, मैं इसको m1 बोल रहा हूँ, या आप कह लो कि mb क्योंकि b वाली साइड पे मीडियन है ये। सो आप कहोगे जो mb की वैल्यू है वो क्या होगी, अगर ये मीडियन है तो b/2 जाएगा। केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार ये अंडरस्टैंड कर गए ना तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। a² + b²/4 हो गया। ऐसे ही अगर आप ma लिखोगे, यानी ये तीसरा वाला मीडियन जो a पे जा रहा है, a वाली साइड पे, तो ma जो होगा आपका, ये आ जाएगा आपका b² + a²/4। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, और वो भी सब में स्क्वायर रूट आएगा, तो एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ सबको स्क्वायर करके ही लिख देता हूँ ताकि स्क्वायर रूट ना रहे और हमारे लिए कंपैरिजन थोड़ा आसान रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा मीडियन सबसे लंबा होता है और कौन सा मीडियन सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं तो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ जो आपको ध्यान से देखना है। आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए कि जो MH है यानी हाइपोटेनस पे जो मीडियन है वो शॉर्टेस्ट है। कैसे दिखना चाहिए, देखो अगर मैं इसको साफ साफ देखूँ इस वैल्यू को, राइट, यहाँ मेरे पास है a² + b²/4, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/4 a² + b²/4। देखो a² b²/4 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस समथिंग है आपका mb², ठीक है। फिर आप जरा इसको देखो, ये आप लिख सकते हो 3/4 b² + a² + b²/4। तो यहाँ भी क्या है कि जो ma² है वो mh² से, हाइपोटेनस वाले मीडियन से ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन ये हो गया कि ठीक है, मुझे ये मालूम चल गया कि हाइपोटेनस पे जो मीडियन है वो शॉर्टेस्ट है। ये आप नोटबुक में कहीं लिख लेना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस पे मीडियन है वो आपका शॉर्टेस्ट होता है, वो आपका शॉर्टेस्ट होता है। इसको समझाने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप इतना जान लो कि जो हाइपोटेनस पे मीडियन है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब जरा बात होती है कि भाई MB और MA में कौन बड़ा है। MB और MA में अगर आपको कंपैरिजन निकालना है तो आप कहोगे कि इन दोनों में ये दोनों तो सेम टर्म लिखा हुआ है। अगर 3/4 a² और 3/4 b² को देखो, अगर a बड़ा होगा तो MB बड़ा हो जाएगा। यानी अगर a और b आपने ऐसे ड्रॉ किया, आपने, और आपने कहा कि यहाँ से b पर जो मीडियन है वो बड़ा है या नहीं है, ये कब बड़ा होगा, ये मीडियन जो b पे मीडियन है और जो a पे मीडियन है वो b a से बड़ा कब होगा, अगर a मेरा b से बड़ा हो गया साइड में, तो b पर जो मीडियन है वो बड़ा होगा, ठीक, सिंपल। और अगर आपका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि a पर अगर आपका b a से बड़ा हो जाता है, लेट्स से b a से बड़ा हो जाता है, तो जो a पर मीडियन है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी भाषा में समझाता हूँ कि आप कभी भूल ही ना पाओ। पहली चीज़ कि राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट मीडियन कहाँ होगा, हाइपोटेनस पे। फर्स्ट थिंग, शॉर्टेस्ट मीडियन हाइपोटेनस पे हो गया। फिर देखो ध्यान से, आपने कहा कि ये साइड जो है मेरी बड़ी है इससे, राइट, यानी अगर आपका a b से बड़ा है, a अगर आपका b से बड़ा है तो ध्यान से देखो, a अगर b से बड़ा हो गया तो b वाला मीडियन बड़ा होगा। इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जब a आपका b से बड़ा है तो MB आपका MA से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर साइड्स में जो साइड छोटी होती है उस पे मीडियन लेंथ बड़ी होती है। मतलब हाइपोटेनस तो सबसे छोटा हो गया, बाकी दोनों में जो साइड छोटी है उस पर जो मीडियन पड़ेगा आपका
उस पर जो मीडियन पड़ेगा वो बड़ा होगा, दैट्स सिंपल, राइट। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखोगे कि भाई कौन सा मीडियन बड़ा है, कौन सा मीडियन छोटा है। हाइपोटेनस पर सबसे छोटा, उसके बाद दोनों साइड्स में जो साइड्स छोटी उस पर मीडियन सबसे बड़ा, राइट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान से ये कह रहा है भाई कि ये तो 126 जो इसने बोला, शॉर्टेस्ट मीडियन का मतलब क्या हुआ आपको पता लग गया, हाइपोटेनस पे मीडियन। हाइपोटेनस पे मीडियन में ये 53 है तो आपको पता है सर्कम रेडियस 53 हो गया, इसका मतलब मेरा हाइपोटेनस कितना हो गया, 106 हो गया, कहीं कोई शंका ही नहीं। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि दोनों साइड्स जो बाकी हैं उनमें डिफरेंस कितना है, 34 का है। तो डिफरेंस अगर 34 का है तो फिर आप एक वैल्यू को बोलोगे x और एक को बोलोगे x प्लस 34 या x माइनस 34, राइट। x प्लस 34 बोलोगे या x माइनस 34 बोलोगे। अब क्या करोगे आप, अब आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे, आप कहोगे कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 34 स्क्वायर जो वैल्यू होगी ये 106 के स्क्वायर के बराबर होगी, राइट। ये 106 के स्क्वायर के बराबर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू कितना देने वाला है, देखो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। 34 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 25 से डिफरेंस 9 है, तो ये आपका 1156 आ जाएगा। वही जो स्क्वायर का तरीका होता है वही लिखा है मैंने। प्लस यहाँ 68x आ जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू 106 का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 11236। काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं, पर कुछ डरना नहीं है। तो देखिए 2 से दोनों साइड को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये वैल्यू आपको दे देगा 2x स्क्वायर के बजाय आपको सीधे x स्क्वायर प्लस 34x, और ये वैल्यू आपको देगी 578 2 से डिवाइड होके, और ये वैल्यू दे रही है आपको 5618। अब जब इसको मैं उस साइड लेके आऊँगा तो 578 में क्या माइनस हो रहा है, 5618, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। 5618 आपको कहीं ना कहीं माइनस करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो हमने कहीं ना कहीं वो बैरियर जो है वो क्रॉस कर लिया कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाना था हमें, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड टू डू, राइट। तो अब जब हम इसमें आप ये वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 5040 आपको मिलता हुआ दिखेगा, ऑलराइट। 578 5618 में से माइनस हो गया। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ओके। तो वो फैक्टराइजेशन मुझे देखना है कि क्या मिलेगा कि मुझे यहाँ 34 का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप फैक्टराइजेशन ट्राई करोगे तो देखिए 56 × 90 करिए आप, क्योंकि मुझे डिफरेंस 34 का चाहिए। तो 56 × 9 करोगे आप तो देखो क्या मिलेगा आपको, 9 × 50 4500 और 9 × 6 540। देखो जो चाहिए वो मिल रहा है आपको 5040, यस। सो 504 आपको मिल रहा है। तो 504 अब ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है सर, 56 × 9 मैंने सोचा है, ठीक है, और 990 हो गया आपका, दैट इज़ 504। क्विकली फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 56 और आपको मिल जाएगा x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर कुछ मिलती हुई दिख रही हैं जो आप फैक्टराइज करके लिखोगे, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 56। और जब आप यहाँ पर रखोगे कि x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ 56, तो ये अपने आप 34 ज़्यादा हो गया 90, तो 56 90 और 106। अब अगर मैं इसका LCM कैलकुलेट करूँगा, सॉरी एरिया निकालूंगा, तो हाफ इंटू 56 × 90 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा दे देगा 28 टाइम्स जाएगा। सो इसके बाद अगर आप एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, अगर आप यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करते हैं, जो यही निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो 28 × 90 किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज जो एरिया मेरा आ रहा है अब वो क्लियरली ज़्यादा आ रहा है 1800 से। सो 1800 से ज़्यादा अगर आ रहा है एरिया तो मैं नन ऑफ दीज ही चूज़ कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी चूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सवाल ये है कि 2-3 चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। एक तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पहचानना, ठीक है, और बाकी जो कंडीशन उसके बेसिस पे हमने एरिया निकाल लिया, और एरिया निकालने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस क्वेश्चन में, और नन ऑफ दीज आप आंसर मार्क कर देना। पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लो कैसे ये हुआ है। फैक्टराइजेशन की नीड थी क्योंकि ये नॉन ट्रिपलेट नहीं थे। ऑल्दो देखिए ये मैं बेसिक एक ट्रिपलेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 28 45 53 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। ये एक नॉन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है,
बट आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप रट नहीं सकते हो, है ना। जो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो आपने ध्यान रखें, फिर बीच बीच में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चंस के थ्रू मिलेंगे उनको आप देख लेना। जैसे मैंने आपके सामने अभी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट रखा 28, 45, 53। अब अगर गलती से आपको ध्यान रहा और इसी तरह का डेटा एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहोगे ये 106 हो गया डबल, 53 से मिला हुआ है, 53 का डबल है, तो क्या मैं ट्राई करूँ, यहाँ गैप देखो 17 का है, अगर मैं सबको डबल कर दूँ तो 56, 90 मिलेगा और ये गैप 34 का हो जाएगा। तो अगर ये 34 का गैप हो जाएगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका आंसर सीधे निकल आएगा, राइट। बट सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप रट नहीं सकते हो, रटना भी नहीं है, राइट। जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट देम, जब वो सामने आएंगे तो हम उनको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी आपका एसी के बराबर है और एंगल ए जो आपका है ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी है, ये दिया हुआ है। तो देखो अगर आइसोसेलेस है तो क्या क्या बोल सकते हो आप कह सकते हो कि दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या होगा आपका थीटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब एक चीज़ और बोला उसने कि एंगल ए जो है वो इस एंगल का डबल भी है, तो ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा। आप मुझे बताओ यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 90 डिग्री। तो अगर 2 थीटा 90 डिग्री आ गई तो मुझे समझ में आ गया ना कि मेरा ट्राइंगल तो आइसोसेलेस है और राइट एंगल भी है, क्योंकि ये बराबर है आपका। अब आपका ट्राइंगल एक्चुअल में ये है, तो जब ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अब उसके बाद जरा देखो क्या क्या पूछा है इन्होंने हमसे। इन्होंने हमसे पूछा है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बता दो। आप कहोगे ये 1 आइसोसेलेस है तो 1/√2 मैंने लिख दिया, ठीक, 1/√2 लिख दिया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अगर यहाँ पर इन रेडियस लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज माय इन रेडियस, तो इन रेडियस आप कैसे निकालते हो, आप कहते हो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा इन रेडियस है, ठीक है, जो आपके सामने मैंने लिखा है अभी 2 - √2/2। और जो सर्कम रेडियस होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस हो जाता है, तो वो 1/√2 हो गया, दैट इज़ 1/√2। अब आपको अगर रेशियो कैलकुलेट करना है इन रेडियस का सर्कम रेडियस है तो आप निकाल लो। तो आप कहोगे मैं ना इसको भी √2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और √2 अगर वहाँ से बाहर निकाला है और √2 मैं न्यूमरेटर से भी बाहर निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा √2 - 1। अगर अब मैं रेशियो निकालूंगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा √2 - 1 रेशियो 1। सो √2 - 1 रेशियो 1। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसमें जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो आएगा वो हमेशा यही आएगा, ऑलवेज यही आएगा ना। कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ठीक है, तो इसको भी आप एक जगह लिख लेना, बिकॉज ये डेटा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है और आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट, ईजिली यू कैन यूज इट। द आंसर इज दिस √2 - 1 रेशियो 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया हुआ और पी एस की वैल्यू आपसे बोल रहा है कि 6 है, यू आर की वैल्यू आपको बोल रहा है कि 8 है, पी क्यू की वैल्यू आपको बोल रहा है कि पूरी वैल्यू जो है वो 15 है, दिस पी क्यू इंटायरली इज 15। और आपको क्या दिया हुआ है, दिस क्यू आर की पूरी वैल्यू दी हुई है 20, ये भी मैंने लिख दिया। आपसे पूछ रहा है कि भाई टी बी की वैल्यू बता दो, ठीक है, आपको क्या बताना है कि व्हाट इज दिस लेंथ टी वी, है ना। तो टी वी की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी वी, एंड ईजिली ये आपसे क्वेश्चन हो जाए, इसमें आपको कोई तकलीफ ना आए, राइट। सो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है, ओके। सो आपसे मैं अगर कहूँ कि देखो जैसे मैं ये दोनों पॉइंट हैं एस और यू, इन दोनों को जैसे मैं ऐसे करके ज्वाइन करूं, ऑलराइट, या मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मैं टीवी के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा खींचूंगा आप मुझे खुद बताओ कि इफ़ आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, ओके, इफ आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, ऐसे करके कुछ लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना। तो चूंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा अगर थीटा है तो ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, राइट। अब एक चीज़ आप देखो ध्यान से कि इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, बेस के परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर आपकी ये वाली लाइन है, ओके। इन दोनों के बीच का एंगल भी अल्टीमेटली थीटा ही होगा, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ओके। फिर मैं कहूँगा कि भाई देखो ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ से आप
फिर से सिंपली कहोगे कि भाई ये एंगल अगर मेरा 90 है, ये थीटा हुआ तो ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ। मतलब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हो। इवन ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर? ये जो लाइन है आपका, आप खुद देख पाओगे कि दिस लेंथ एस यू और आपका टी यू आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्रीज, राइट। तो आपका एस यू लेंथ टी यू के बराबर है। ऐसा करते ही आप कहोगे ये लेंथ तो 9 है मेरी, ये लेंथ मेरी 12 है, सो 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये एस यू की लेंथ हो जाएगी 3 इंटू 5, 15। ए ऑप्शन। तो ज़्यादा को दिमाग ही नहीं लगाना है, टी वी आपका एस यू के बराबर है और ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, दैट्स इट। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है इस तरीके से कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो ट्वाइस है इसके ब्रेड्थ का, लेंथ ब्रेड्थ का ट्वाइस, यानी दिस इज 1, सो दिस लेंथ इज 2। फिर आपसे क्या कह रहा है कि Q और R जो पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं हाइपोटेनस पे, तो Q और R पॉइंट हाइपोटेनस पे लाई करते हैं, और S जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, S और R ये लाई कर रहे हैं टू डिफरेंट स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, सो Q और R आपके हाइपोटेनस पे हो गए और P और S आपको दिया हुआ है कि ये अलग दो परपेंडिकुलर साइड्स पे होंगे। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का मुझे निकालना है एरिया का रेशियो, पूरा ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या आपको ये अच्छे से मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री होंगे? यस। अगर ये 45 डिग्री होंगे तो ये इसके बराबर होगा, 45 हो गया। और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 हुआ, तो ये भी 90 हुआ। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं छोटे छोटे, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। तो आप आइसोसेलेस बनते ही आप बोल दोगे कि भाई ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, राइट। तो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझोगे। ये 1 तो आप कहोगे ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, देन यू विल से दिस लेंथ इज √2, दिस लेंथ इज ऑल्सो √2। तो ये चीज़ हम अपना आराम से लिख सकते हैं। फिर आपको पता है कि आइसोसेलेस है, यहाँ ये एंगल भी, क्योंकि ये जो लाइन है मेरी और रेक्टेंगल मैंने बनाया तो ये 90, तो ये 90। यहाँ पर आपने अभी बोला कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो QR के पैरेलल ही PS है, तो ये दोनों 45 45। तो अगर ये 2 है तो ये दोनों लेंथ क्या हो गई आपकी? ये लेंथ आपकी √2 और √2 हो गई। √2 और √2 को ही मिला के 2 मिलता है। आइसोसेलेस में 1 1 √2 देता है। अगर यहाँ √2 इंटू √2 लिखा हुआ है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी? √2 √2 होंगी। ये भी लिख दिया मैंने। अब बताओ रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपका है 1 इंटू 2 इस फॉर्मेट में, 1 इंटू 2। ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपका क्या है कि लेंथ और बेस और हाइट बराबर होते हैं आइसोसेलेस में, तो आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? 2 √2 इंटू 2 √2। आप कहोगे ये तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद आप कहोगे ये 2 जो है 2 से भी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1:2। सी ऑप्शन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर बहुत ही आसान है। कुछ भी चैलेंजिंग इस सवाल में आपको मिलेगा ही नहीं। आपको बस सही से इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। ईजिली आप आसानी से कर सकते हैं। आंसर आ गया 1:2। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें GB आपका 60 है, BE आपका 45 है और DGEF एक स्क्वायर है। DGEF, ध्यान से देखना, DGEF एक स्क्वायर है। सो आप कहोगे कि देखो ठीक है ये 60 और ये 45 है, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है आपका। आप कहोगे अगर 15 इंटू 4 मैं इसको बोलूँगा तो ये है मेरा 15 इंटू 3, और 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्रिपलेट बनाते हैं। सो 15 इंटू 5 बनेगा 75, यानी ये लेंथ मेरी कितनी आ गई? 75 आ गई। क्या पूछ रहा है मुझसे कि AD और FC का सम क्या है। AD ये आपकी वैल्यू है AD और ये वैल्यू है आपकी FC। अब देखिए एक चीज़ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी यहाँ पर, बहुत आसानी से, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको ये पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं है। सो जैसे ही आप कहोगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए, तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है आपके सामने, जिसको मैं बोल रहा हूँ GBE, या फिर मैं आपके सामने एक बड़ा वाला ट्राइंगल पेश करूँ जो ट्राइंगल है आपका ABC, ये दोनों सिमिलर होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
इवन मैं आपको कुछ और सिमिलर ट्राइंगल्स दिखा रहा हूँ जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। और वो कौन कौन से ट्राइंगल हैं? वो आपके ट्राइंगल हैं ये। अगर मैं यहाँ पर आपका एंगल बोलूँगा थीटा है लेट से, तो यहाँ पर ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। एक एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। तो आपको एक ट्राइंगल और भी मिलेगा इस तरह का, जिसमें आपको जो आपको FC दिया हुआ है, FC राइट, तो और ये आपका परपेंडिकुलर बना रहा है। तो आपको देखना यही है कि हाइपोटेनस के अपोजिट जो पॉइंट है वो यहाँ पर F है राइट। थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको हमने EF बोला है। यहाँ थीटा है ना, थीटा के अपोजिट EF हो गया, तो EFC हो गया यहाँ पर राइट। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें बहुत आसान होंगी आपके लिए। अभी एक ट्राइंगल मैं आपके सामने और बना रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है, जिसमें AD हो गया आपका, और ये अगर थीटा है तो आपको पता है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हुआ। थीटा के जो अपोजिट साइड है वो है आपका AD, जहाँ D परपेंडिकुलर है, और एक पॉइंट है G। क्वेश्चन में देखिए मुझसे क्या पूछा है कि AD प्लस FC मुझे निकालना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि AD प्लस FC मुझे निकालना है। और ये सारे जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सिमिलर होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हैं तो दे आर ऑलवेज सिमिलर। तो ये अगर सिमिलर होते हैं तो आपको अब मैं बता रहा हूँ फटाफट आप कैसे लिखोगे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ मुझे मालूम है कि अगर ये थीटा है तो ये रेशियो 3:4 है। क्वेश्चन में आप खुद ही देख लो कि थीटा अगर ये है तो ये 3 और 4 का रेशियो मेंटेन करता है। क्लियर? अब जरा इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि EF क्या है, स्क्वायर की साइड है। यहाँ पर आपकी जो GD है वो स्क्वायर की साइड है 75। अगर मुझे 3:4 मेंटेन करना है और मुझे निकालना क्या है, FC यहाँ पर निकालना है, तो मैं सिंपली क्या कहूँगा कि 3:4 अगर मुझे मेंटेन करना है तो ये 3/4 × 75 होगा। यहाँ 3:4 अगर मेंटेन करना है तो ये है मेरा 3 × 25, ये बनेगा 4 × 25, तो ये हो जाएगा आपका 100। अब AD प्लस FC जो मुझे निकालना था ये क्या बना मेरा 100 प्लस 3/4 ऑफ 75। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 3/4 ऑफ 70 आप निकालोगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। 75 आप डिवाइड कर लो क्विकली, या आप 75 × 3 करके फिर डिवाइड करो, बोथ आर गोइंग टू वर्क, है ना। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि 3/4 का लेना देना भी 75 से ही कुछ होता है। एक्चुअली में 75 स्क्वायर बनेगा, ये 7 × 8 56.25, ये 56.25 बनाएगा, 156.25 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। इतना कैलकुलेट करना ही नहीं था। अगर आपको ये डिटरमिन हो गया कि ये वैल्यू मेरी 100 से 200 के बीच में है, एक 100 आ गया, एक आपका लेस देन 100 आ गया, ठीक है, 75 का 3/4 लेस देन 100 ही होगा, तो 100 से 200 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो सही होगा। दैट इज ऑप्शन ए। तो आसान है, सही से करना आना चाहिए बस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें 35 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल जो है 26 टाइम्स लार्जेस्ट एंगल के बराबर है। तो कह रहा है व्हाट कैन बी द पॉसिबल मेजर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल। सेकंड लार्जेस्ट एंगल का पॉसिबल मेजर क्या हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो हम समझ सकते हैं। तो कह रहा है कोई एक स्मॉलेस्ट एंगल है, कोई एक लार्जेस्ट एंगल है। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से एक एंगल है अल्फ़ा, एक एंगल है आपका बीटा। मैं कह रहा हूँ ये मेरा स्मॉलेस्ट है, मान लेते हैं ये लार्जेस्ट है। तो आप कहोगे अल्फ़ा रेशियो बीटा अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अल्फ़ा मैंने माना है कि मेरा स्मॉलेस्ट है, बीटा लार्जेस्ट है, तो ये 26:35 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप क्या दी हुई है कि 35 टाइम्स बीटा 35 टाइम्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 26 टाइम्स बीटा, ये आपको प्रोवाइडेड है। क्लियर? तो आप कहोगे कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। सो आप कहोगे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल मेजर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल। तो पॉसिबल मेजर अगर आपसे निकालने को बोला है आप इसका इस्तेमाल करो। आप कहोगे तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 26 डिग्री 25 डिग्री, 26 डिग्री, इसी रेशियो में आगे बढ़ रहा हूँ, 35 डिग्री। फिर आप कहोगे भाई ये वैल्यू तो मेरी लीस्ट हो गई, ये वैल्यू अगर मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, तो जिसको आप सेकंड लार्जेस्ट बोलोगे वो तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि तभी तीनों का सम 180 होगा। तो सेकंड लार्जेस्ट 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहोगे इनका डबल करके देखते हैं, डबल करेंगे तो रेशियो मेंटेन रहेगा। तो 52 हो गया, ये 70 हो गया, इनका सम कितना आ गया आपका, देखो 122 आ गया। 122 में आप 58 डिग्री और जोड़ोगे तो आपको 180 मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं लीस्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, तो क्या मेरा ये सेकंड लार्जेस्ट है? यस, ये बीच में आ रहा है, ये बीच में आना भी चाहिए। तो 58 ऑप्शन में भी दिया हुआ है तो मैच कर रहा है तो मार्क कर दो, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ तो देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि मुझे इंटीजर में मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में आपका डेसिमल नहीं दिया है, वरना तो आप कहोगे 26 को 1.5 टाइम्स कर लो
35 को भी 1.5 टाइम्स कर लो, राइट, वो भी पॉसिबल है। इवन वहाँ भी आपको इंटीजर वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन देखना वहाँ पर क्या है, 1.5 टाइम्स करके देखो इसको, तो 39 मिला। यहाँ 1.5 टाइम्स करोगे अगर आप, तो ये आपको 0.5 में वैल्यू दे देगा। इनका सम करोगे तो थर्ड एंगल जो निकल के आएगा उसमें 0.5 अंत में होगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया दोनों को, राइट, कि 52 और 70 में देख रहा हूँ कि 58 पॉसिबल है, तो ये हो सकता है। तो आप भी ऐसे आगे बढ़ो, एनालिसिस करते करते आंसर आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां पर आपका एंगल Q जो है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, बना हुआ है डायग्राम में। सो राइट एंगल भी दिया हुआ है। आपका PS कह रहा है ST के बराबर है, और ये आपका TU के बराबर है, ये आपका UR के बराबर है, और ये पूरी जो PR की लेंथ है ये आपको दी है 200। आपको बताना है कि QS स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस QU स्क्वायर, यानी QS QT QU का सम क्या होगा स्क्वायर्स का, और आपको पता है ये 4 इक्वल सेगमेंट में ये बांट रहा है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन निकाल के आपको दिखाता हूँ, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसको करना कैसे। इट्स नॉट एनीथिंग चैलेंजिंग। फिर मैं आपको आंसर निकालने के कई तरीके बता दूंगा, बट एक इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये लेंथ जो पूरी की पूरी PR आपने यहाँ पर बोली है, और आपको जरा फोकस कहाँ करना है वो ध्यान से देखना। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, केवल इस ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करते हो तो आप कहोगे कि मेरा जो QS है वो मीडियन है फॉर ट्राइंगल PQT। PQT ट्राइंगल के लिए PS आपका मीडियन है। अब मीडियन अगर है तो क्या मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा सकता हूँ? अपोलोनियस थ्योरम में लगा सकता हूँ। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहेगा आपका कि आपका जो PQ स्क्वायर है प्लस आपका जो QT स्क्वायर है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा आपका ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ आपको पता है PS आपका PR/4 है, वो हम बाद में देखेंगे, पर ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही एक दूसरा ट्राइंगल भी हम एज्यूम करेंगे। उस दूसरे ट्राइंगल में क्या होगा, उस ट्राइंगल को मैं देखो ऐसे आपका ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, जिसमें आपका QU आपका मीडियन हो जाता है। फिर से अपोलोनियस लगाओ तो आपको मिलेगा सिंपली वही QR स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सिंपली देखो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, आपको मिलेगा QU स्क्वायर प्लस आप RU स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पर हमें पता है RU PS बराबर ही हैं और वो भी PR/4 है। अब इन दोनों को अगर मैं आपस में सम करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं यूज़ करूं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मुझे PR स्क्वायर के बराबर दे गया, तो मैंने लिख दिया। प्लस मुझे क्या मिलेगा 2QT स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2QT स्क्वायर, अभी इसको टच नहीं करूंगा। राइट हैंड साइड में मुझे देखो क्या मिला, ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर प्लस QU स्क्वायर मिला, ये लिख दिया। प्लस मुझे मिल रहा है 2 और 2 4, क्योंकि PS और RU आपस में बराबर हैं तो मैं इसको 4 टाइम्स PS स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने PR स्क्वायर लिखा। जरा QT को ध्यान से देखना, क्या आपका QT जो है मैं अगर सब हटा दूँ आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अगर ये चारों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं तो जो QT है मेरा ये मीडियन हो गया बड़े वाले ट्राइंगल का PQR का, क्योंकि T पॉइंट क्या है, T पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दोनों बराबर बराबर दूरियां हैं दोनों वर्टेक्स की, तो QT लाइन आपका मीडियन हो गया PQR का। QT अगर मीडियन हो गया तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पे जो मीडियन होता है वो क्या होता है, वो PR/2 होता है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ QT की वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ, और वो है आपका PR/2, तो ये बन जाएगा PR²/4, मैंने ये भी लिख दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ, देखो QS स्क्वायर और QU स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, इनको मैं टच भी नहीं करूंगा, QS स्क्वायर प्लस QU स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स PS स्क्वायर है, PS क्या है आपका PR/4 है, तो ये बन जाएगा PR²/16, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप तो PR²/16 बनेगा। 4 टाइम्स पहले से ही था, डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा PR²/4। अब मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। मैंने लिखा यहाँ पर जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर प्लस QU स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ आपका PR स्क्वायर पहले से ही था, यहाँ एक PR²/4 है, उधर जाके माइनस होगा तो मिलेगा आपको PR स्क्वायर प्लस PR²/4, राइट। मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके लिए, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 5 टाइम्स PR²/4, राइट। अभी तक मैंने जो वैल्यू लिखी है वो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, राइट। वो वैल्यू मैंने क्या लिखी है आपके लिए कि ट्वाइस ऑफ जो आपने लिखा यहाँ QS स्क्वायर प्लस QU स्क्वायर, ये आपने लिख दिया 5/4 PR स्क्वायर। आप खुद देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आपसे यही रिलेशनशिप एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। दिस रिलेशनशिप कैन बी आस्क्ड, पर इन्होंने जो पूछा है जरा उसकी बात कर लेते हैं।
इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है कि भाई क्यू एस स्क्वायर ले लो और उसमें क्यू टी स्क्वायर भी जोड़ो और उसमें क्यू यू स्क्वायर भी जोड़ो। तो आप कहोगे अगर मैं ये 2 यहाँ से हटा देता तो मुझे यहाँ से क्या मिलता, 5/8 मिलता। तो आप कहते 5/8 पी आर स्क्वायर, तो ये ऐसे ही आ रहा था। अब जो क्यू टी स्क्वायर आपने जोड़ दिया, क्यू टी खुद क्या है, PR/2 है, तो ये भी तो है ना PR/2, PR²/4 बनाता है। PR²/4 को हम लिख सकते हैं 2 PR²/8। सो अल्टीमेट वैल्यू जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 7/8 PR²। आप इसको चाहो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखो, जैसी आपकी मर्जी वैसे इसको हैंडल करो, पर ये आपकी वैल्यू आ गई कि अगर आपने इस तरह से 4 सेगमेंट्स बनाए तो QS² प्लस QT² प्लस QU² जो आपका होता है वो 7/8 PR² के बराबर होता है। अब जैसे ही आपको यहाँ 7/8 दिखा, आप जरा देखो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, वो एक अलग पॉइंट है, देखते हैं। आप कहोगे QT की वैल्यू हमें जो ये सम निकालना है 7/8 मैंने लिखा आपके सामने इंटू PR²। PR कितना है आपका, आप कहोगे PR की जो वैल्यू दी है मुझे वो 200 दी है, तो सिर्फ PR² यहाँ रख दो, तो ये बन गया आपका कितना 40,000 मिल गया अगर करोगे आप। एंड देन यू कैन क्लियरली सी कि 8 टाइम्स ये बन जाएगा आपका 5,000 इंटू 7 आपको कितना दे देगा, आपको दे देगा 35,000। तो आंसर तो निकला है 35,000। तो इधर यू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप कि भाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अगर पूछा तो वो तो 5/8 PR² होता है, और अगर इसको भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने तो ये बन जाएगा आपका 7/8 PR²। और फिर आपके लिए कुछ भी चैलेंज नहीं है। तो एग्जाम में ना वो आपको कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आपको सीधा ये वेरिएबल फॉर्मेट में देके भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं जैसे यहाँ किया गया है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि रिलेशन के लिए मैंने आपको डेवलप करके दिखा दिया, ठीक है। ऑल्दो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात थी तो मैं आपको भी फिर से क्या दिखाने जा रहा हूँ कि आपको ये कुछ भी जानने की जरूरत थी नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो फिर तो हम लोग उसमें बहुत ही मास्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं बिना ये सब कुछ जाने हुए। सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और सवाल की नॉलेज का इस्तेमाल करके और हम आंसर को निकाल ही लेंगे कि वो क्या है। देखो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए पहली बात तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसको ना आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेंगे, कहीं मना नहीं किया उन्होंने, तो हम कहेंगे ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। जैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये भी आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि सिमेट्रिक हो जाएगा। आपका ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाइपोटेनस पे जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, दोनों जगह जब साइड्स बराबर हैं सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। मैं कहूँगा कि ये वैल्यू मेरा मान लिया 1 है। अगर मैंने ये 1 माना है तो आपको पता है कि आपका हाइपोटेनस क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, मीडियन है पूरे ट्राइंगल का। तो पूरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस पे जो मीडियन होता है वो हाफ होता है हाइपोटेनस का। तो ये हो गया 2 भैया, ये हो गया 1 आपका। अब आप कहोगे कि अगर आपने 4 इक्वल पार्ट किए हैं, आपने कहा कि इसके 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो आप कहोगे इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी, आप कहोगे 1/2 के बराबर होगी। पर मैं कहूँगा मुझे 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहोगे एक काम कर लो कि आप इसको बोल दो कि ये 4 है, ये सारी वैल्यू आपकी 1 1 1 हो गई, और आपको पता ही है कि ये वैल्यू 2 है, फिर हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। मैं कहूँगा ठीक है। ये निकालने के बाद मुझे पता है कि मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है और ये राइट एंगल है, तो ये हो गया 2 2 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और इसका स्क्वायर रूट तो ये हो गया √5, यहाँ भी ये हो गया √5। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, QS² प्लस QT² प्लस QU², और इन तीनों का सम अगर मुझे निकालना है तो QS² इज 5, QT² इज 4 एंड QU² इज अगेन 5। तो ये सम कितना आ गया आपका, ये सम आपका आ गया 14। आप जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये 4 नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में इस 4 की जगह 200 दिया था। तो आप कहोगे ये मल्टीप्लायर जो होगा यहाँ पर 50 होगा, पर इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली 50 से नहीं करना है, आप देखो सारे लेंथ को आपने स्क्वायर कर दिया है। जब लेंथ को स्क्वायर कर दिया है तो जो भी स्केल फैक्टर आपका यहाँ से निकला कि 4 अगर 200 दिया था तो मुझे वो 50 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्शन के लिए, क्योंकि लेंथ आपका लेंथ नहीं है, लेंथ स्क्वायर हो चुका है। अब खुद आप देख लो ये वैल्यू कितनी बन रही है, वैल्यू बन रही है 14 इंटू 2500। अगर आप इसको निकालते हो 14 इंटू 2500, दिस विल गिव यू 35,000, और 35,000 कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। तो सवाल जब लगाने की बात आ रही है तो हम वो वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला केस यूज़ कर लेते हैं कि हम वेरिएबल को जनरल, मतलब वेरिएबल टू स्पेसिफिक कर रहे हैं कि एक जनरल ट्राइंगल को हम एक स्पेसिफिक ट्राइंगल बना के, आइसोसेलेस दिया नहीं है पर जो कंडीशन होगी वो आइसोसेलेस के लिए भी करेक्ट होगी। तो आइसोसेलेस मान के हमने किसी कंडीशन को वायलेट नहीं किया, और हम इस तरह से आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं बिना वो कुछ जाने हुए कि 7/8 भी होता है, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके साथ रहेगी तो आप कभी एग्जाम में गलत नहीं होगी, ठीक है।
और क्वेश्चन को आप तेज़ी से भी कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।